नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ से मोहम्मद रफी जी जुड़े हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मोहम्मद रफी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, जो नेशनल लेवल पर भारतीय टीम का नाम रोशन कर चुके हैं। इसी के साथ ही कोरोना काल में इन्होंने जरूरतमंदों की उनके भोजन और राशन से लेकर हर प्रकार की मदद की। एक मुलाकात की सीरीज में आज हम रफी जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे मुश्किल वक्त में इन्होंने कैसे सभी की मदद की। तो मोहम्मद रफी जी, शिक्षा के इकलौते मंच educationbeats.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त देकर हम जैसे शख्स को अपने मंच पर बुलाया। इसके लिए मैं पूरे न्यूज चैनल का और एजुकेशन वीट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले रफी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि एजुकेशन फील्ड में लोग काम करते हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, मैं गूगल पे भी चेक कर रहा था कल से, बहुत सराहनीय कार्य है आप लोगों का, इसलिए दिल से सैल्यूट आपकी पूरी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहम्मद रफी जी, सबसे अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि कोरोना काल में कहते हैं कि जब एक ऐसा मुश्किल का दौर था, हालांकि अभी भी है, लेकिन उस वक्त में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। लोग दूसरे की मदद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी एक डर था, एक भय था कि ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही थी, कोरोना बहुत भयंकर फैल रहा था। तो लोग ये समझ रहे थे कि हम घर पर ही रहें तो सुरक्षित रहेंगे, तो चाह करके भी अगले की मदद नहीं कर पा रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में आपने लोगों के लिए बाहर निकल करके उनको भोजन दिया, उनको राशन दिया, या उनको और भी जरूरत की जो चीजें थी वो मुहैया कराई। तो ऐसे कोरोना काल में जो भी आपने काम किया है, कैसे किया, तो विस्तार से जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आज हमारे साथ वो बातें साझा करें। मैम मैं बता रहा हूँ, जैसे ही कोविड हिंदुस्तान में उसने जन्म लिया, उसके बाद से डे बाई डे हम जैसे न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, डे बाई डे स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही थी। लगातार खौफ का मंजर पूरे देश में हो रहा था, और सड़कों पर लोग बेतहाशा भूख की स्थिति में रो रहे थे, बिलख रहे थे, इलाज के लिए भी परेशान थे। यह तो स्थिति आप सबको मालूम है। उस बीच में एक ऐसा दौर गुजरा कि मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था सीतापुर से, तब रोड पे मैंने कुछ औरतों बहुत ही भयंकर स्थिति में रोते हुए देखा, और यकीनन मेरे पर्स में उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे जिस लायक मैं उनकी मदद कर पाता। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ा, फिर एक बुढ़िया मैंने पानी लिया जैसे बोतल, उसके बाद वो रोने लगी, बिलखने लगी, और हर धर्म हर वर्ग के लोग ही परेशान थे। तब मैं रात भर बेचैन रहा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो जो मेरी निजी पूंजी थी, जो जमा हुई थी, जो मेरी सैलरी मुझे मिलती थी सरकारी गवर्नमेंट से, तो वो समथिंग उसको मैंने फिर अगले ही दिन बैंक में गया, और मैंने अगले दिन बैंक से जाने के बाद 4.5 लाख रुपए कैश निकाले HDFC से। उसके बाद मैंने एक ट्रक राशन अपने घर पे ऊपर लखनऊ में यथास्थिति उतरवाया, खुद मैंने उतारा, फिर मैंने गाड़ी में भरा। तो मैं डे बाई डे 200-250 परिवारों को राशन देता रहा खुद जाकर, जबकि मैं घर में ही रहता था, मेरा एक छोटा बेटा भी है। तो मैंने अपनी वाइफ और बेटे को ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मैं बाहर लोगों से मिलता था, मास्क भी लगाता था, सैनिटाइजर भी बांटता था, लेकिन डर रहता था कहीं ये संक्रमण घर वालों को ना पकड़ ले। इसलिए मैं अपनी फैमिली से 2-3 महीने एकदम अलग रहा, और मैं लगातार लोगों के बीच में जाता रहा, और अपने मैंने नंबर सोशल मीडिया पर जहां जहां तक भी मैंने न्यूज चैनलों पर प्रोवाइड कराए कि जैसे भी जो भी परेशान हो पूरे लखनऊ में, तो मैं राशन वितरण तो करता ही था। खासतौर से जानवर मुझे लेटे हुए रोते हुए आंसू मुझे देख नहीं पाया, तब मैंने उनके चारे की व्यवस्था करी। 2-3 गाड़ियां मैंने रेगुलर किराए पे ली, टाटा सोमो,
जो मैं हर हाईवे किनारे, सड़क किनारे, नदी किनारे उनका चारा प्रोवाइड कराता था। एक दिन मैं यहाँ पर गया बंदे पर, जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, तो उनके नन्हे नन्हे मासूम बच्चे रो रहे थे। तो मैंने पूछा किस लिए रो रहे हैं? उन्होंने बताया कि दूध की वजह से रो रहे हैं, हम भीख मांगते थे तो पैसा एक डिब्बा खरीदते थे, वैसा नहीं है। तो मैंने उसी दिन अमीनाबाद होलसेल मार्केट से 250 डिब्बे दूध के मंगाए, छोटे छोटे पैकेट। तब मैं झुप्पी में जाकर, झोपड़ियों में जाकर जगह जगह मासूम बच्चों की माओ को वो पैकेट यहाँ मैंने प्रोवाइड कराए। तो लगातार ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद में थाना कुंदरकी, कस्बा कुंदरकी, नगर पंचायत मेरा घर है, वहां पर भी मेरे परिवार ने लगातार राशन वितरण किया है, लगातार। उसके बाद दूसरी लहर जैसे आई, फिर यकीनन हमें ही डर लगने लगा, क्योंकि इतनी भयंकर मौतें हो रही थी। तब ये होने लगा कि कैसे हम कदम रखें। फिर स्थिति ऐसी पैदा हो गई, तो इस बीच मैंने सिलेंडर भी प्रोवाइड कराए और कोविड किट प्रोवाइड कराई और राशन वितरण लगातार कराया। इस बीच माह रमजान आ गया था, मुसलमानों का एक जो त्योहार होता है, तो उस बीच में ज्यादातर कॉल से बजने लगी। यकीन मानिए कि 600-700 कॉल से मेरे मोबाइलों पे, तीनों नंबर पे डे बाई डे बजती थी। और उनको फिर मैंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कराया, मुरादाबाद में एक टीम बनाई। लेकिन इसमें किसी का कोई योगदान नहीं था, स्वयं मेरे परिवार का और मेरा ही योगदान रहा, और मैंने अपनी जमा पूंजी से ही लोगों को राशन वितरण कराया। बहुत भयंकर स्थिति थी, मतलब दर अभी तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि कुछ मौतें जब लगातार हो रही थी, तो अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो मैंने एक अपनी टीम बनाई, तो उसमें हमने अंतिम संस्कार करीब 30 से 35 लोगों का अपने पैसों से हमने किया है, हर वर्ग का, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो। तो हमने अपनी टीम एक बनाई। लेकिन लड़कों को मैं, उसमें से भी लड़कों को मैं अपने पास से सैलरी देता था मंथली, तो मैंने उन्हें सैलरी पे रखा, सैलरी बेसिस पे उन्होंने काम किया। लेकिन हमने अंतिम संस्कार भी कराए, मुरादाबाद में भी, लखनऊ में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपने एक भगवान बन के लोगों की मदद की है। क्योंकि वो दौर ऐसा था वाकई, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं रहा था और कोई जरिया भी नहीं था, आर्थिक स्थिति से सभी कमजोर पड़ चुके थे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए आपको कि आपने लोगों की मदद की। रफी जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपने शिक्षा संबंधी सामग्री निःशुल्क बांटी है, ताकि शिक्षा से वंचित न रह सके, क्योंकि कोरोना काल में शिक्षा तो सबसे ज्यादा ही प्रभावित हुई है। तो जरा हमें इसके बारे में भी कुछ बताएं। मैम, शिक्षा संबंधित सामग्री मैंने बांटी है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। अच्छा। वहां पर मैंने मासूम गरीब बच्चों को बैग्स, स्कूल की बुक्स है और जो भी शिक्षा संबंधी सामग्री हुई है वो दी है। उसके साथ साथ मैंने अभी ये फैसला लिया है कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट में खोलने जा रहा हूँ। जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी तो मैं निःशुल्क रखूंगा कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक। ये 4 जगह इंस्टीट्यूट में खोलूंगा मुरादाबाद में, जो फ्री निःशुल्क रहेगा। और ये किसी बिना एनजीओ के, बिना किसी मदद के, स्वयं अपने पैसे से मैं टीचर रखूंगा और बच्चों के लिए जब तक जीवित रहूंगा ये कार्यक्रम करता रहूंगा। बहुत बहुत एजुकेशन के लिए आप कर रहे हैं, वाकई बहुत ही तारीफ काबिल है आपका ये काम, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो हमारी नींव है, जब वही नहीं मजबूत होती है तो हम आगे की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो सकती। और बहुत सारी मेरा मानना ये है कि, क्योंकि मेरा मानना ये है मैम कि 5 किलो आटा न दे के कलम बच्चे को दे दिया जाए, ताकि वो भविष्य में पूरी जिंदगी उसके काम आए। हम किसी और से पूछे ट्रेन कहाँ जा रही है, इससे बेटर हम खुद ही पढ़ लें कि ट्रेन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रही है। वाकई सही, बहुत अच्छी बात। बहुत धन्यवाद, आपसे बात करें। अच्छी बात कही है कि आज के समय में ये बात वो लोग फॉलो करें कि जो ये मानते हैं कि हम अपने बच्चे से भीख, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो भीख मंगवाना पसंद करते हैं कि भीख मांग के पेट पाल लेंगे। लेकिन वाकई अगर हम एक वक्त भूखे भी रह लें तो, लेकिन हमें एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। इसीलिए मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आया, और जब मैंने समाज को बहुत करीब से देखा, गरीबी को बेबसी से देखा लोगों को, तो मैंने अभी 2019 में अपनी गवर्नमेंट नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी भी 2019 में अपनी छोड़।
मैं पुलिस विभाग में था, 2006 में भर्ती हुआ था और वेट लिफ्टिंग का इंडियन लेवल का प्लेयर रहा हूँ और अब लोगों की समाज सेवा के लिए मैंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। नमस्कार आपको कि आपने लोगों के लिए इतना किया, ये कौन कर सकता है, क्योंकि अपनी जॉब छोड़ देना कि हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ऐसे बहुत ही बहुत आप कभी धन्यवाद मदद आपकी करते पूरी रहें। टीम। रफी जी, जी आप एक खिलाड़ी हैं, मैं चाहूंगी कि आज के समय में खेल कितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स को खेलने के लिए बच्चों को मना करते हैं। उनका मानना ये रहता है कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो आगे उनका भविष्य नहीं संवरेगा, भविष्य उनका अच्छा नहीं होगा। तो अधिकतर वो खेलने, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी आगे जाकर के भविष्य तो वाकई बहुत अच्छा होता है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि पेरेंट्स क्यों मना करते हैं और उन्हें नहीं मना करना चाहिए, तो खेल के क्षेत्र में क्या बच्चों का भविष्य कितना अच्छा बन सकता है, जरा बताएं। मैं प्रत्येक हिंदुस्तानी से कहना चाहूंगा कि खेल एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है, खेल इतना जरूरी है कि अगर हमारा बच्चा खेल खेलेगा और इंडिया के लिए खेलेगा और भारत का फ्लैग पूरे वर्ल्ड में जिस दिन लहराएगा, उस दिन दिल को बहुत सुकून महसूस होगा, क्योंकि हम और आप सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ऐसे स्टार खिलाड़ी बने जो हमारे प्रदेश के साथ साथ देश का गौरव और मान बढ़ाए। खेल एक महत्वपूर्ण अंग है और हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम जो हम लोग एक अपने बच्चे को मोबाइल की तरफ दे देते हैं पार्ट टाइम के लिए कि आप मोबाइल देख लो, यूट्यूब देख लो, इससे बेटर ये है कि उसके हाथ में बैट दे दो, बैडमिंटन दे दो, बॉल्स दे दो, ताकि उसका माइंड भी फ्रेश रहे। हो सकता है कि वो गेम्स में इतना आगे निकल जाए कि सानिया नेहवाल बन जाए, सानिया मिर्जा बन जाए, हमारी बेटा विराट कोहली बन जाए। तो इसीलिए हर पेरेंट्स को चाहिए कि खेल की तरफ 1 घंटा कम से कम, माँ बाप को भी उसके साथ लगना चाहिए, क्योंकि वो फिट के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि हाँ वाकई हमारा बच्चा अगर IITN MBBS बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेल में भी उसका योगदान बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि खेल खेलने से उसका भविष्य खराब होगा, उज्जवल होगा। और सबसे बड़ी चीज होगी, जिस दिन आपका बेटा इंडिया फ्लैग पूरे वर्ल्ड में लहराएगा, उससे बड़ा सुकून आपको शायद मिल नहीं सकता। जी बिल्कुल। मोहम्मद रफी जी, आप लगातार हजारों लोगों की मदद करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे मंच के माध्यम से आज के जो नौनिहाल यानी जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे खुद से मतलब रखते हैं और उससे मतलब नहीं रखते, तो जरा उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा कि अब यूथ को आंखें खोलनी चाहिए, हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जितनी भी नई युवा पीढ़ी है हमारी, उसके लिए संदेश है कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है, अगर कहीं पे आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, वाशर्ते आप सही गाइडलाइन चुनिए। वो वक्त दूर नहीं है जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वाशर्ते आप सही राह पे चले, माँ बापों का कहना माने, बड़ों का इस्तकबाल करें और निकलते बढ़ते सलाम आम करें, नमस्कार करें। ये चीजें संस्कारिक होती है, जिससे आपके माँ बाप का भी परिचय उसमें झलकता है। तो हर यूथ को चाहिए कि हक की आवाज बुलंद करे। किसी भी, मैं एक ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के माध्यम से जाए, अपना बिल्कुल माइंड फ्रेश रखें, जो आपको लगता है वो बात आप विभाग अपनी बात न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्वीट के माध्यम से रखें। ऐसी बात करें जिसमें समाज में भय की स्थिति उत्पन्न ना हो, माहौल समान बना रहे और आपस में भाईचारा बना के रखें, क्योंकि हमारा ये वो देश है जो अमन और सुकून का पैगाम देता है। तो आने वाली पीढ़ी को भी हमें यही संदेश देना है जो भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। बिल्कुल। रफी जी, आप बीती लंबे समय से समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये जब हम कोई भी संघर्ष करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सफलतापूर्वक उस संघर्ष को हासिल कर ले या हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो जाहिर है कि इस संघर्ष के दौरान आपको कई सारी परेशानियां भी आई होंगी, तो मैं चाहूंगी वो परेशानियां जो आज आपको मिली हैं उस सफर में, तो हमारे साथ साझा करें, ये किस प्रकार की परेशानियां थी, जरा बताएं। परेशानियां सबसे बड़ी यही होती है कि कभी कभी मान लो जो आपका ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, रिश्तेदार होते हैं, आलोचना तो हर इंसान की होती है। जहां हम क्योंकि हर इंसान एक समान नहीं हो सकता, उतार चढ़ाव लाइफ में हर किसी के आता है।
फैमिली है उसका भी अपना फैमिली चाहती है कि वो मुझे वक्त दे, माँ बाप है उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, समाज के लिए भी एक वक्त मुकर्रर है। तो उतार चढ़ाव ऐसे ही आए लाइफ में। जैसे सरकारी नौकरी को लेकर था तो फैमिली का डिसीजन था कि आप ये फैसला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सरकारी नौकरी हर इंसान को नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये भाग्य खेले, हो सकता है ऊपर वाला मुझे इसीलिए उसने पैदा किया हो कि इस वक्त पे आके आपको ये कार्य करना है। ये जरूरी नहीं हर इंसान एपीजे अब्दुल कलाम बने, हर इंसान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि ये भी एक गरीबी रेखा से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। रफी जी, आप समाज में लगातार लोगों की मदद करते हैं और वैसे तो मैं कह दूं कि हर एक इंसान के मन में ये इंसानियत की भावना आनी चाहिए और हर अगले की मदद करनी चाहिए सभी को। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो नहीं करते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप आ रहे थे तो रास्ते में कुछ महिलाएं आपको रोते हुए दिखी, जिसमें आपका मन व्याकुल हो गया और आपने ये जो कोरोना काल में जो आपने सेवा की, तो शायद ये एक वही बड़ी वजह रही होगी जो आपके मन में एक आया कि मैं इन लोगों की हेल्प करूं और ये मौका अपने हाथ से न गवाऊं अब। लेकिन मैं चाहूंगी कि ये सेवा की भावना बहुत सारे लोग निकले हैं, उनके मन में क्यों नहीं आई? तो ये जो आपके अंदर लोगों को उनको हेल्प करने की जो भावना है, नेक कार्यों को करने की जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली, जरा बताएं। वो एक्चुअली ऐसा था, जैसे मैं अपने घर में, मैं जिस कस्बे से बिलोंग करता हूँ जी, मैं तो नौकरी पे लगने के बाद मेरा तो पारिवारिक स्थिति सही होती गई, निरंतर सही होती गई, लेकिन आसपास का जो माहौल था, गरीबी रेखा थी, वो एकदम डाउन स्तर पे चली गई। क्योंकि वहां पर ऐसी यथा स्थिति है कि हम लोग तो, हमने नौकरी पाई तो हमारी पारिवारिक स्थिति तो ठीक होती रही, लेकिन जो हमारे बीच का समाज था वो और भी गरीब होता गया, होता गया, होता गया। उसका प्रमुख कारण ये रहा कि जो हमने जनप्रतिनिधि चुने, जो हमने वहां के एक ऐसे मान्यवर चुने जिन्होंने सिर्फ अपने और अपनी तैयारी करी, अपने फार्म हाउस, पेट्रोल पंप तैयार किए, जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये खलता था बचपन से ही। मेरे पिताजी भी समाज सेवक रहे हैं और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो प्रेरणा थी, उन्होंने जो योगदान हम लोगों को सिखाया, जो दिखाया, एक्चुअली मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और जिस वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। हम जब छोटे छोटे थे तो स्कूल से आते थे तो पापा मम्मी हमारी एक मोमबत्ती लैंप जला दिया करते थे सब बच्चों के बीच में। वो जागते रहते थे, हालांकि वो ये नहीं जान पाते थे हम पढ़ रहे हैं या कोई चित्र बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका यही संदेश रहता था कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समाज सेवा जरूर करनी है। कोई ऐसा ना रहे कि हमारी तरह अंधा हो जाए, आंखें होते हुए भी ये ना देख पाए कि हमारा बच्चा ये फॉर एप्पल लिख रहा है या नहीं। तो यही मेरे मन में रहता। सब लोग जॉब पे लगातार, मेरा भाई एलबीएस इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है, बाकी बीएससी, एमएड, प्रोफेसर, और मैं भी यहाँ पर यूपी पुलिस में ज्वाइन हो गया था, स्पोर्ट कोटे से वेट लिफ्टिंग का प्लेयर रहा हूँ। तो बचपन से ये रहा। तो हमारे जो माहौल था, जो हमने देखा कि हम लोग तो यथास्थिति सुधार ले गए, तो लेकिन समाज वैसा का वैसा ही रह गया और डूबता चला गया। इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मुझे ये त्याग करना चाहिए। अगर मैं ये त्याग करूंगा तो हो सकता है अगर मैंने 10 बच्चों को भी भविष्य बना दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत सही, आपने बहुत अच्छे नेक काम किए हैं और वाकई लगातार आप ऐसे ही करते रहें, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। रफी जी, कोरोना की दूसरी लहर से अनगिनत लोगों की जिंदगी चली गई, कई घर तबाह हो गए। आपको क्या लगता है कि इसमें लापरवाही किसकी रही सबसे बड़ी, कि सरकार तैयार नहीं थी या हमारी चिकित्सा व्यवस्था नहीं ठीक थी? क्योंकि कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी सभी लोग परेशान हुए थे, लेकिन इतना नहीं हुए थे जितना सेकंड वेव आई। तो हम सेकंड वेव के लिए क्यों नहीं तैयार थे? हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी क्यों नहीं मजबूत हुई? तो जरा इस पर हमें कुछ कहें। मैम, इसमें सरकार का कहीं पे भी दोष नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वेव जैसे ही आई थी उसके बाद सरकार भी जागरूक थी और माननीय प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कोविड में रहते हुए भी लगातार संपर्क में रहे, हेल्थ सेवाओं की जायजा लिया और कोविड लगातार रहा, वो दौरे पे दौरे करते रहे। वासरते कहीं ना कहीं कमी ये रही कि लोग जागरूक कम हो पाए
और हमने कोविड को हल्के में ले लिया जनता ने, जिस वजह से अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा था तो 10 की जगह वहां 50 लोग इकट्ठे हो जा रहे थे, बर्थडे पार्टी भी लोग मनाने से नहीं चूक रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जनता की भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि वो बढ़ चढ़ के हर प्रोग्रामों में हिस्सा लिए और भीड़ से 2 गज की दूरी नहीं बनाई, मास्क नहीं लगाया, लगाया है तो नाक पे लगा के हटाने की जगह यहाँ लगा लिया है, किसी के हाथ में मास्क है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आपस में, ये समाज है हमारा, इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की, क्योंकि हेल्थ सिस्टम सही था, सरकार सही थी, सरकार ने काम बिल्कुल ठीक किया है और डॉक्टर्स जो भगवान के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है और उसको हम पूरी जिंदगी याद करें तो वो कम है, क्योंकि उनका योगदान सराहनीय रहा। बहुत मेहनत की और मीडिया बंधु ने तो खास तौर पे बहुत मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने उजागर किया है जहां जहां कमी हुई है उसे सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया है, जिस पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है। तो इसमें एक आपदा है और ये किसी भी समय आ सकती है। इसमें किसी हमारा या आपका कोई दोष नहीं, इसमें किसी भी सरकार का कोई दोष नहीं। अब विपक्ष तो आरोप लगाता है, ये सरकार किसी की भी रही होती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी कहा है कि कोरोना काल में बहुत से लोग, अभी भी जब स्थितियां ठीक हो गई हैं, अनलॉक की स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं और चालान कहीं कहीं पुलिसकर्मी कर रहे हैं, तो उनसे भी बदतमीजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। और मीडिया जिसे उजागर कर रहा है तो मीडिया के बंधुओं पे भी आक्रमण पब्लिक कर दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनता की भी कमी रही है और आपदा है, आपदा किसी हर देश में आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, वैक्सीनेशन पे भी कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें दोष देने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अगर अखिलेश यादव होते तो ऐसा नहीं आपदा नहीं आती, बड़े संकट से हम लोग जूझ रहे होते। तो ये सरकार में कोई भी रहता, बहन मायावती जी रहती, अखिलेश यादव जी थे या योगी आदित्यनाथ जी प्रेजेंट में है, तो सरकारें अपना काम करते हुए वासरते जनता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। रफी जी, एक अंतिम हमारा प्रश्न है आपसे कि एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे बस यही विनती, गुजारिश हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि जितने भी आपके आस पड़ोस में गरीबी रेखा के लोग हैं और जो पढ़ने से वंचित है, ठेला लगाते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे वहां पर उन्हें दिखते हैं, तो प्लीज अगर आप उनसे उनकी हेल्प करें, उन्हें एक कॉपी एक कलम दें और जगह जगह अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, क्योंकि आदमी पूरे मोहल्ले को कवर नहीं कर सकता, तो एक अपनी गली को कवर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हमें इनको पढ़ाना है, पढ़ा लिखा के जागरूक करना है, ताकि तभी हमारा देश सुधरेगा, तभी हम लोग सुधरेंगे, तभी एक समाज सुधरेगा। क्योंकि जब तक इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक उसके माइंड में अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती। हो सकता है कि हमने किसी का भला किया और कोई बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई IIT बन गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसे वो वक्त याद रहेगा जिस वक्त आपने उसकी मदद की थी। तो हो सकता है वो डॉक्टर बन के लोगों की भला करे, जो फीस डॉक्टर 500 लेते हैं वो 5 ही रुपए में उसका इलाज करने लगे। तो इसके लिए जब तक आप जिंदा रहेंगे, मर भी जाएंगे, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और लोगों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारी और एजुकेशन बीट्स की पूरी टीम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है कि इसी तरीके से आप निरंतर लगातार लोगों की सेवा करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।